Assalamu alaikum students. I am your teacher Muhammad Wakar and I'm here again with our last unit and it's unit number 22. Its title is Progress and it is a one act play. It is written by St. John Grier Irwin. So students, I'll start off with the introduction to the play and I'll introduce with you some of the characters. There are major characters in the play and then we will move on to discuss something about the author of the play. So, um, we have been studying different genres of literature, and specifically in our books, there are some pieces of poetry, and there is a short story as well that I also taught you that was from Mother with Love. So that was a short story. So now we are going to discuss this one act play. So a one act play is a play that is written in one act that consists of one act, and usually in English plays uh, there are three or five acts. Acts are basically the divisions. So जैसे कोई भी एक ड्रामा होता है कितने हिस्सों में उसको तकसीम डिवाइड किया जाता है, उन हिस्सों को, उन पोर्शंस को, उन पार्ट्स को हम एक्ट कहते हैं. सो इस ड्रामा का एक ही, इस प्ले का एक ही एक्ट है, एक ही पोर्शन, एक ही हिस्सा है, और ये मुख्तसर सा एक खेल है, एक प्ले है. सो द कैरेक्टर्स आर प्रोफेसर हेनरी कॉरी and Mrs. Meldon, second character. Mrs. Meldon is his sister, Professor's sister, and then the third character is Hannah, a servant. So these three are the major characters, and later in the play we'll also come across we'll also be having some other characters, but those are minor characters. So हम उन माइनर कैरेक्टर्स को बाद में जब प्ले में व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग इन ट्रांजिशन हम वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे. So now moving on to talk something about the author of this play. St. John Grier Irwin was born on December 28, 1883, Belfast, Ireland, and died on January 24, 1971, London, England. So John Grier Irwin जो है 28 दिसंबर 1883 को बेलफास्ट आयरलैंड में पैदा हुआ एंड ही डाइड ऑन 24 जनवरी 1971 इन लंदन इंग्लैंड. ही इज़ अ ब्रिटिश प्ले राइट, नोवेलिस्ट एंड क्रिटिक. वो एक प्ले राइट है. प्ले राइट जो ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट कहते हैं. नोवेलिस्ट जो नॉवल लिखता है, एंड क्रिटिक जो नक्काद होता है, जो तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म करता है. Irwin's best known plays are Mixed Marriage, and his plays that are most famous and best of all, the first one is Mixed Marriage. Mixed Marriage is a play he wrote it in 1911. Jane Clegg 1913 and John Ferguson 1915. After World War One, Irwin settled in London and became a drama critic for The Observer. So World War One जो है in 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1914 में स्टार्ट हुई थी. तो उसके बाद अर्विन जो है वो आयरलैंड से माइग्रेट होके शिफ्ट होके लंदन में सेटल हो गया एंड ही बिकेम अ ड्रामा क्रिटिक. ड्रामा क्रिटिक वो होता है जो किसी भी ड्रामा के ऊपर तनकीद करता है. तनकीद, क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ऑडियंस का बताता है कि इस ड्रामा में कौन सी अच्छी चीज़ें थी और कौन सी चीज़ें लैग कर रही थी. एंड ही बिकेम अ ड्रामा क्रिटिक फॉर द ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वर जो है एक मैगजीन है, उसके लिए ड्रामा क्रिटिक ड्रामा के ऊपर डिफरेंट क्रिटिसिज्म लिखता था और उस मैगजीन द ऑब्जर्वर में पब्लिश होते थे. ही रोट बुक्स ऑन ड्रामा एज द ऑर्गेनाइज थिएटर, और उसकी जो बुक्स लिखी हुई हैं ड्रामा के ऊपर उसने, उसका टाइटल है द ऑर्गेनाइज थिएटर 1924 एंड द थिएटर इन माई टाइम 1933. हिज लेटर प्लेज comedies such as The First Mrs. Fraser 1928, Arousing London Success, और उसके बाद सेकंड उसके जो प्लेज हैं, जो कॉमेडी है, वो है रॉबर्ट्स वाइफ 1937 एंड प्राइवेट इंटरप्राइज 1947. अवन ऑल्सो रोट बायोग्राफीज किसी की ज़िंदगी के बारे में, आप बीती जो लिखी जाती है, आप बीती. सो बायोग्राफी जो उसने लिखी हैं विलियम बूथ, ऑस्कर वाइल्ड एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उसने बायोग्राफीज लिखी हैं. हिज नॉवेल्स इंक्लूड फ्रांसिस प्लेस. अब उसने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं जिनमें फ्रांसिस प्लेस, द टेलर ऑफ चेरिंग क्रॉस 1912 एंड एलिस एंड फैमिली 1915, ये उसके कुछ प्लेज हैं. सो दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस प्ले, दिस वन एक्ट प्ले. Okay, so moving on to
towards understanding this play, and here are a few important technical terminologies that are used in the play, or that should be dealt before moving on to the reading and translation of the play. So इस प्ले को पढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल या लिटरेरी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं प्ले में, उन चीज़ों को हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक्ट क्या होता है, सीन क्या होता है, या एलिमेंट्स ऑफ प्ले क्या है, और उसके बाद मेलोड्रामा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस के साथ साथ ही देखेंगे। सो this drama is, as you are well aware of the author now, because we have been through the introduction to author. So one act play is a short play consisting of only one act. One act play की जो definition होगी, एक ऐसा मुख्तसर खेल जो मुश्तमिल होता है एक एक्ट के ऊपर। एक एक्ट जो होता है उसका एक हिस्सा होता है। पूरे जो प्ले इज़ बेसिकली उसको डिफरेंट एक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक ही एक्ट है, ठीक है? ये मुख्तसर सा खेल है, एक एक्ट है इसमें। और इसमें नॉर्मली जो प्लेज़ होते हैं वो इनमें ज़्यादा एक्ट्स भी हो सकते हैं, 3 एक्ट्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें 1 एक्ट है। उसके बाद व्हाट इज़ एन एक्ट? अब स्टूडेंट्स जब हम उसको एक्ट में डिवाइड करते हैं, एक्ट हम कह सकते हैं कि एक पोर्शन एक पार्ट होता है, बट व्हाट इज एन एक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो एन एक्ट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सीन्स दैट फॉर्म अ मेजर डिवीजन इन अ प्ले। किसी भी एक प्ले में 2 या 2 से ज़्यादा जो सीन होते हैं उनको मिला के एक एक्ट बनता है, और ये एक मेजर डिवीजन होती है किसी भी प्ले में। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल घड़ी है, तो घड़ी के ऊपर हम जो टाइम है वो डिवाइड करते हैं घंटों में, 24 घंटे ना। 24 जो हर 1 घंटा है वो आप ये समझ लें कि एक एक्ट होता है। वो 24 घंटे जो टाइम है पूरा, वो एक प्ले है हमारे पास, एक ड्रामा है, एक कोई भी प्ले है। और उसको जब हम डिवाइड करते हैं मेजर पोर्शन में, तो सबसे मेजर पोर्शन किसी भी घड़ी में क्या होता है? घंटा होता है ना, आवर। सो 1 घंटा एक एक्ट हो सकता है, ठीक है? हम इस तरह से इस मिसाल के ज़रिए इस तरह से समझ सकते हैं। देन व्हाट इज़ अ सीन? हमने जब ये कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 सीन्स, तो सीन उसके अंदर जो मिनट्स होते हैं उनको हम सीन कह सकते हैं, ठीक है? यानी एक बड़ा पोर्शन हमारे पास घंटा, और उससे कम जो हमारे पास डिवीजन है वो मिनट्स की है, तो सीन हम ये कह सकते हैं कि मिनट्स हो सकते हैं, ठीक है? सो अ सीन इज वन पार्ट ऑफ द एक्शन एंड यूजुअली बिगिंस व्हेन द सेटिंग चेंजेस। और ये उस एक्शन का, उस एक्ट का एक हिस्सा होता है, वन पार्ट होता है। एंड यूजुअली बिगिंस, और आमतौर पे ये शुरू होता है व्हेन द सेटिंग चेंजेस, जब सेटिंग चेंज होती है। और सेटिंग मैंने आपको बताया भी था, इट इज़ टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन। किसी भी स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो आपको सेटिंग इंट्रोड्यूस की जाती है कि कौन सी जगह है, मौसम किस तरह का है, टाइम क्या है, रात का वक्त है, दिन का, सुबह का वक्त है, और जगह क्या है। तो ये सब ये सेटिंग में आता है, टाइम एंड प्लेस। तो जब सेटिंग एक जगह से, यानी एक कमरे में, एक लाइब्रेरी में कोई एक्शन है, कोई सीन है, तो वहाँ से जब सीन शिफ्ट होता है किसी ड्राइंग रूम में, किसी बाहर खे जगह पे, किसी आउटसाइड ऑफ द हाउस, या किसी स्कूल कॉलेज, किसी भी जगह पे जब सीन शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली जब ये सेटिंग चेंज होती है, शिफ्ट होती है, तो सीन चेंज हो जाता है, ठीक है? देन elements of one act play. So here I have written some elements briefly. फर्स्ट इज थीम। थीम जो है उसका जो मरकज़ी ख़्याल होता है, उसका जो खलास, उसको जो मरकज़ी ख़्याल, यानी उसमें जो लेसन हमें राइटर देना चाहता है, उसका थीम होता है। तो थीम कैन बी, अ प्ले कैन बी रिटन अबाउट लव। उसका थीम लव भी हो सकता है, वॉर भी हो सकता है। वॉर यानी वॉर का खात्मा भी हो सकता है, वॉर एक बुरी चीज़ है, ये भी उसका थीम हो सकता है। एबोलिशन ऑफ वॉर हो सकता है, वॉर की नेगेटिविटी और उसके इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी और लॉस जो होता है, वो भी हो सकता है। या वो लोग जो कि वार करवाना चाहते हैं, जो कि वार के हक में होते हैं और दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये भी इसका थीम हो सकता है किसी भी प्ले का। पीस भी हो सकता है। सो ये जो हमारे पास प्ले है, इट इज़ अ ग्रेट टूल टू ब्रिंग सम चेंज इन पीपल्स माइंड। तो हम उसके ज़रिए पीस भी सोसाइटी में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। देन पैट्रियोटिज्म। सो पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, लोगों के अंदर वतन से मोहब्बत पैदा करने के लिए भी ये प्ले जो है इम्पोर्टेंट टूल है। इसका थीम ये भी हो सकता है। रिलीजियस थीम भी हो सकता है इसका। और देन देयर आर सो मेनी अदर थीम्स एज वेल। सो द सेकंड एलिमेंट इज प्लॉट। सो प्लॉट इज बेसिकली चेन ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले। किसी भी प्ले में जो चेन ऑफ इवेंट्स होती है, प्लॉट जो है ये डिटेल फॉर्म होती है, और स्टोरी की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है? स्टोरी होती है व्हाट, एंड प्लॉट होता है हाउ। सो व्हाट इज स्टोरी,
यानी व्हाट का आंसर आपको स्टोरी करती है। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, तो आपको स्टोरी बताती है कि यहाँ से या ये होगा, वहाँ से ये होगा, लेकिन वो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सीन हो रहा है, तो उसमें जो एक्टर है वो आके तो हीरोइन को बचाता है। तो अब एक्टर आता है, हीरोइन को बचाता है, दिस स्टोरी, लेकिन वो कैसे आता है और किस, यानी वो कितनी देर में आता है, किस किस जगह से होके आता है, उसके अ, कैसे आएगा, वो मीडियम क्या यूज़ करेगा आने के लिए। सो दिस इज डिटेल फॉर्म, डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो ये इसको हम प्लॉट कहते हैं। एंड विदाउट प्लॉट नो प्ले कैन एग्जिस्ट। ठीक है, प्लॉट के बगैर कोई भी प्ले एग्जिस्ट नहीं करता। देन कैरेक्टर्स, एंड कैरेक्टर्स आर पर्सन्स इन्वॉल्व इन अ प्ले, और ये मेजर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और माइनर कैरेक्टर्स भी। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट मेजर कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स हु हैव ग्रेटर प्रेजेंस ऑन स्टेज। इनकी एक क्वालिटी ये है कि इनकी स्टेज के ऊपर प्रेजेंस ज़्यादा होती है, और दूसरा दे डिवेलप थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, वो डेवलप करते हैं, उनमें चेंज आती है, पॉजिटिव चेंज आती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है स्टेज के ऊपर वो भी ज़्यादा होती है। और माइनर कैरेक्टर की स्टेज के ऊपर प्रेजेंस भी कम होती है और वो डेवलप भी नहीं कर पाते। जैसे किसी भी स्टोरी में एक जो हीरो है, हेरोइन है, विलन है, तो इनकी प्रेजेंस स्टेज के ऊपर ज़्यादा होती है, ज़्यादा कैमरा के सामने ये ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो इनको मेजर कैरेक्टर्स कहते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, कोई अगर एक ड्राइवर है, कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसका जो अपीयरेंस है दैट मे बी फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकंड, ठीक है, विद इन अ प्ले, सो वो माइनर कैरेक्टर होता है और वो डेवलप पे चेंज भी नहीं होता। वो पहले स्टार्ट में भी एक ड्राइवर था और लास्ट में भी एक ड्राइवर है, उसका इतना ही रोल है, सो वो डेवलप या चेंज नहीं होता। जबकि एक स्टोरी में एक दूसरा मेजर कैरेक्टर जो स्टार्ट में एक बुरा आदमी था, वो इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो कोई लेसन लर्न करके बाद में अल्टीमेटली वो चेंज हो जाता है, अच्छा आदमी बन जाता है, सो वो मेजर कैरेक्टर होता है। ठीक है, देन डायलॉग, सो व्हाट द कैरेक्टर्स से। डायलॉग्स वो सारी बातें होती हैं जो कैरेक्टर्स बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सॉरी प्ले में। एंड सेटिंग, सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस। सो दीज वर सम ऑफ द एलिमेंट्स। Okay, so moving on towards the melodrama. So, what is melodrama? Students, what comes to your mind when you hear this term melodrama? So, as you know that we have different genres in literature like novel, drama, poetry, ये different kinds हैं, different genres हैं literature के, different अक़साम के literature है हमारे पास. So, within drama there are different kinds. जैसे tragedy होती है, ट्रेजिडी वो जो दर्दनाक और इस तरह की कहानियाँ प्रेजेंट कर की जाती हैं, जो ह्यूमन इमोशंस को अपील करती हैं। और कॉमेडी उसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, जो कि बहुत ही एक फन और एक चिल इन्वायरमेंट होता है, एक चिल स्टोरी होती है। देन देयर आर हिस्टोरिकल प्लेज एज वेल, सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामा। विद इन ड्रामा वी हैव डिफरेंट काइंड्स। सो दिस प्ले इज मेलोड्रामा। ये जो प्ले हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस पढ़ेंगे, ये मेलोड्रामा है। सो मेलोड्रामा इज डिफाइंड एज a sensational dramatic piece with exaggerated characters and exciting events intended to appeal to the emotions. एक ऐसा ड्रामा जो ह्यूमन इमोशंस को अपील करता है, आपको इमोशनली आपको अट्रैक्ट करता है, और उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एग्जेजरेटेड होते हैं, बढ़ा चढ़ा के कैरेक्टर्स, डायलॉग बोले जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को अपील करते हैं इमोशनली। तो जिसमें इमोशनली अपील, जैसे बहुत सारे ड्रामाज आप देखते हैं आजकल भी, बहुत सारे जो आपको इमोशनली अट्रैक्ट करते हैं, तो इमोशनल जो प्ले होता है वो मेलो ड्रामा होता है। ठीक है, ओके, सो इन अ प्ले इन विच वी फील फॉर द प्रोटोगनिस्ट, जो उसका मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जो हीरो होता है उसके लिए आप जब फील करते हैं, यानी हीरो अगर दर्द में है तो आप भी अपने आप को दर्द में महसूस करते हैं, वो अगर खुश होता है तो आप भी खुशी में महसूस करते हैं, वो कोई चीज़ अचीव करता है तो यू फील सेटिस्फैक्शन। सो दिस इज़ मेलोड्रामा, जो आपको इमोशनली अट्रैक्ट करके साथ साथ लेके चलता है। ठीक है, alright, so now going on to discuss some important points from this play. Summary and analysis में हम देखेंगे. It's not actually the summary of the whole play, but इस part में we will primarily focus on analysis of the play. So there is an जैसे कि हमने थीम के बारे में भी बात की, so इस प्ले का जो प्रोग्रेस है, इसका थीम जो है ये एबोलिशन ऑफ वॉर है, यानी जंग का खात्मा। तो ये जो प्रोग्रेस जो प्ले लिखा गया है, ये जंग का खात्मा, जंग के खात्मे के ऊपर लिखा गया है। इसमें राइटर वांट्स दिस द वॉर्स टू ही एक्चुअली वांट्स पीपल टू नो अबाउट द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ वॉर। जंग के जो बुरे हाल असरात मुरतब होते हैं लोगों की जहनों पर और दुनिया के ऊपर बाकी तरह से भी, तो ये जंग का खात्मा चाहता है।
सो द थीम इज़ एबोलिशन ऑफ वॉर, और इसमें इसी तरह का एक सिचुएशन है जो उसने क्रिएट करके ये थीम बताने की कोशिश की है। सो इट हैज़ यूनिटी ऑफ थीम, यानी यूनिटी ऑफ थीम का मतलब है कि सिंगल वन ओनली थीम है, और वो यही है कि एबोलिशन ऑफ वॉर, जंग का खात्मा, सिर्फ सिंगल एक ही थीम है। इट ऑल्सो मेंटेन यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ वन एक्ट प्ले जिसमें एक एक्ट है। सो वन एक्ट प्ले में इसमें उसने राइटर ने मेंटेन किया है यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को। यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि टाइम भी इसमें उस तरह से ऐसे चेंज नहीं हो रहा जहाँ, और प्लेस भी जहाँ पे सीन है उसी जगह पे प्ले एंड भी हो जाता है, स्टार्ट में भी वही जगह है, टाइम भी उसी तरह के है, वही प्ले आगे चलता जाता है, और एक्शन भी एक ही जगह पे होता है। तो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन यकसानियत है सब में सिमिलर एक तरह की है, सिमिलैरिटी है, यूनिटी है। तो वन एक्ट है तो उसमें इस तरह से सीन्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो जगह भी सेम रहती है, टाइम भी ऑलमोस्ट, और वो उधर ही ख़त्म हो जाता है पूरा प्ले, ठीक है। इट इज़ रिटन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इसका बैकग्राउंड जो है, ये प्ले क्यों लिखा गया है, कोई भी प्ले जो होता है, कोई भी पोइट्री जो होती है, राइटर क्रिएट करता है, कोई भी और नॉवल क्रिएट करता है, सो इट इज़ इन रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के नतीजे में वो चीज़ लिखता है। तो इसका किस चीज़ के नतीजे में, ये वर्ल्ड वॉर वन जो हुई है 1914 से 1918 तक, उसके रिजल्ट में ये प्ले लिखा गया है, और उसी के बैकग्राउंड को ये राइटर ने इस प्ले में एक्सप्लेन किया है। और उसके बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि इसका थीम एवोल्यूशन ऑफ वॉर क्यों है, क्योंकि 1914 से 1918 तक जो जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसमें जो तबाहियाँ हुई हैं, जो लोगों की जानें गई हैं, तो उसको थीम उसने अपना बैकग्राउंड बना के उसके ऊपर एक लेसन लोगों को देने की कोशिश की है। ऑलराइट, सो एंड इन दैट वॉर thousands were butchered and many disabled for life। बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया था, और बहुत सारे लोगों को डिसेबल हो गए थे अब पूरी ज़िंदगी के लिए, फॉर लाइफ। एंड दिस वॉर लेफ्ट मैनी मदर्स चाइल्डलेस। बहुत सारी माओं के जो बच्चे हैं इस जंग में वो मर चुके थे। तो बहुत सारे, उसके बाद इट रिजल्टेड इन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ विडोज एंड ऑर्फन्स। बहुत सारी जो खवातीन हैं वो बेवा बन चुकी थी, और बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके थे, ये इनके जो बाप जो जंग में गया अगर, तो वो भी मर गया, किसी माँ का बेटा अगर जंग में गया, नौजवान कोई था, वो भी मर गया, तो माएँ चाइल्डलेस रह गईं, और बेटे जो छोटे बच्चे थे वो ऑर्फन्स रह गए, जो खवातीन थी वो विडोज़ रह गईं। तो इस तरह से बहुत डिवास्टेटिंग किस्म की एक तबाहकुन सिचुएशन थी ऑल अराउंड दोज कंट्रीज जहाँ पे ये जंग हो रही थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में द राइटर हैज़ रिटन दिस प्ले, एंड द प्रोग्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ एंटी वॉर फीलिंग। सो एंटी वॉर, जंग के खिलाफ जो आपकी फीलिंग होती है ना, आप जंग को पसंद नहीं करते, आप अमन पसंद करते हैं, आप जंग के खिलाफ होते हैं, तो वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग से ये प्ले प्रोड्यूस हुआ है। तो दैट फीलिंग एक्चुअली कंपेल द राइटर टू राइट द प्ले प्रोग्रेस, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स, देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले। इस प्ले में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तजाद क्या है? सो आई टोल्ड यू दैट कोई भी स्टोरी जो होती है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट की बेस के ऊपर वो स्टोरी क्रिएट की जाती है। सो व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस प्ले? द प्ले शोज बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू आइडियाज। दो आइडियाज होते हैं इस प्ले में जो प्रेजेंट किए जाते हैं, और उनके दरमियान एक तजाद, एक कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट किया जाता है। सो द फर्स्ट आइडिया इज, आई हैव रिटन द नंबर्स नंबर 1 and 2। सो ये दो मेन आइडियाज हैं। पहला है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉर मॉन्गरिंग आर्म डीलर्स। जो शिद्दत पसंद किस्म के जो लोग होते हैं ना, आर्म डीलर्स जो होते हैं, यानी जो वॉर, जंग के हामी होते हैं, जंग की फेवर में होते हैं, जो जंग छेड़ना चाहते हैं, जंग लगाना चाहते हैं, ताकि उनका असला, उनका उनके आर्म्स, उनके बनाएगी मुख्तलिफ टैंक्स, बॉम्ब्स, वो चीज़ें बिक सकें मार्केट में। तो इस तरह के आजकल भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ जो कि आर्म सप्लायर्स हैं, और वो जंग इसीलिए दो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान करवाते हैं कि क्योंकि उनका असला बिक सके। तो इनको कहते हैं वॉर मॉन्गरिंग आर्म डीलर्स। So it is this idea is represented through the character of Professor Corey, जो कि हमने स्टार्ट में कैरेक्टर्स हमने देखे थे, तो उनमें प्रोफेसर कोरी जो है वो इस तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है इस प्ले के अंदर, यानी वो जो जंग के फेवर में होते हैं, जंग के हामी होते हैं, जो जंग लगाना चाहते हैं, जंग छेड़ना चाहते हैं। एंड देन द सेकंड कन्फ्लिक्टिंग आइडिया इज पीस लविंग यूनिवर्सल मदर्स। वो माएँ जो कि
अमन चाहती हैं, जो ये नहीं चाहती कि जंग शुरू हो और उनके बच्चे दोबारा नौजवान जाएं और जंग में जाके वो अपनी जान गंवा दें। तो वो अमन चाहती हैं। सो दिस कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस मेल्टन। सो आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, एक जंग की फेवर में है और एक अमन की फेवर में है, अमन चाहती है, ठीक है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी द स्टूडेंट्स द स्टोरी इज बेस्ड द प्ले इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड we'll see the how we'll see how this conflict is resolved in the story, but that I'll keep it for the later discussion। जब हम ये प्ले साथ साथ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। द ड्रामा एक्सपोज द मोटिव्स बिहाइंड वार्स। और ये ड्रामा इसका एक और तरह से भी ये ऐसे लोग जो जंग चाहते हैं और अपना असला बेचना चाहते हैं और मोटिव जो उनके मकासद होते हैं ना, उनको एक्सपोज कर रहा है एक तरह से। जंगों के पीछे हमेशा भी जो भी मकासद होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, जो भी हैं, दूसरे मुल्क को कमज़ोर करके, दो मुल्कों को लड़ा के दोनों को कमज़ोर किया, अपनी जो हुक्मरानी है कायम रखनी है, तो ऑल दीज मोटिव्स दे आर एक्सपोज थ्रू दिस ड्रामा। And it exposed warmongering exploiters who sit safe and secure, and this is very important point कि जो लोग जंग छेड़ते हैं, जो वॉर मॉन्गरिंग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो जनरल्स होते हैं, बड़े होते हैं, चीफ होते हैं, जो आपकी आर्मी के जो भी लोग होते हैं, अगर वो जंग छेड़ते हैं तो दे सिट सेफ एंड सिक्योर। वो खुद तो महफूज होते हैं और अपने घरों में बैठे होते हैं या अपने ऑफिस में अपनी जगहों पे बैठे होते हैं, वो आगे बॉर्डर लाइन पे नहीं जाते। और वो जंग जंग तो वो छेड़ते हैं लेकिन उसमें आम जो सिपाही होते हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो वो खुद जो जंग छेड़ने वाले होते हैं वो खुद सेफ एंड सिक्योर होते हैं, फॉर बिहाइंड द फाइटिंग लाइंस, बॉर्डर से बहुत दूर होते हैं, अपने अपने घरों में आराम से होते हैं। वाइल द पुअर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द ट्रेंचेस, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करते हैं इन ट्रेंचेस, हंदकों में। वो हंदकें जो बॉर्डर लाइन पे कहीं जंग के लिए खोदी जाती हैं उनमें। सो ट्रेंच यानी बॉर्डर लाइन पे जाके वो अपनी जानें गंवा देते हैं, जबकि जो वॉर मॉन्गरिंग एक्सप्लॉइटर्स होते हैं दे आर स्टिल सेफ एंड सिक्योर। ऑलराइट, सो ये भी एक्सपोज कर रहा है ये प्ले। Alright students, so that was all about today's lecture. So in this lecture, in order to sum up all of it, um, we can have these important points here. अगर हम sum up करना चाहें इसके lecture की, so the first thing that we did in this lecture is what is one act play. So हमने यहाँ से start किया introduction के बाद what is one act play. So it's a drama, it's a play that consists of only one act, and act is a major division in a play. Got it? And then act and scene. Act and scene may we have seen difference between act and scene. A scene, an act consists of more than two or more than two scenes. जैसे हम I gave you an example of hour and minutes. तो अगर घंटे जो हैं वो if they are acts, so the minutes they are scenes. So the minor classification in a clock, all right, and the major classification in a clock. So major classification is act while the minor one is scene. Then we also discussed the elements of one act play, and we saw that there are different elements like theme, plot, characters, dialogues, setting. So we discussed all these elements. Then I defined that what is melodrama, and in the context of this, we saw that there are different genres of literature like poetry, drama, novel. So within drama, there are different kinds like tragedy, comedy, and historical plays. So this play basically is a melodrama. So melodrama is a drama that attracts the audience, that attracts the emotions of the people who watch it or the people who read it. So actually, drama is meant to be acted on stage. It is not meant to be written, meant to be read. नॉवल जो होता है वो पढ़ने के लिए लिखा जाता है और ड्रामा जो होता है वो देखने के लिए, स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए, एक्ट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। सो मेलो ड्रामा ऐसा ड्रामा जो जब स्टेज के ऊपर प्रेजेंट किया जाए तो वो उसको देख के हम उसके लिए उसकी जो प्रोटोगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर जो प्रोटोगनिस्ट है, हम उसके लिए फील करें, ठीक है। सो हमारे इमोशंस को अट्रैक्ट करें। सच अ प्ले इज कॉल्ड मेलो ड्रामा। Then in the analysis section, we saw different points that this play is written in the background, this play has the theme of एबोल्यूशन ऑफ वॉर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमने एनालिसिस में देखा कि जंग का खात्मा इसका थीम है। देन वी ऑल्सो सॉ दैट इट मेंटेन्स यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन।
इसमें जो टाइम है, प्लेस है, एक्शन है, वो बिल्कुल उसमें यूनिटी है. Then the background of the play, we also saw that it is written in the background of the World War One, and it is in the result of the anti-war feeling this play is produced basically. So it is the product of anti-war feeling. Got it? And then we also discuss what is the conflict in the play. So conflict is between two important ideas. The first idea is the one that is presented by the character of Professor Corey, and that is in favor of war. Those people who want war, who are in favor of war. And then the second idea is presented by the character of Mrs. Meldon, and who is a mother, and who wants peace, who is peace loving mother, because she does not want war, as war will again, it will if there is any war, so mothers, they will send their young brave sons for the war, and they may lose their lives. So that's why they don't want wars. And then we also discussed there are three major characters in the play: Professor Corey, Mrs. Maldon, and Hannah, who is servant in the house. So there are some other minor characters, but that we'll discuss later on in the play, once we get going with this. So, dear students, that's all from today's lecture. I hope you enjoyed this one, and this was basically an introduction plus analysis session. So, before going to start, I thought I should deliver a lecture on this so that you may have an idea before actually starting this lesson. So, on the basis of this discussion, students, your homework is you have to write answers to the following questions, and these questions are already discussed in this lecture. So, the first one is, what is one act play? You have to write definition of this one act play. Then the question number two is, what is melodrama? Again, definition. And the question number three is, what is the conflict in the play? So in this play, there are two major ideas. So what is the conflict in the play? You can write answer to this as well, because I have already discussed all the answers of all three questions in this discussion. So that's it from today's discussion. Um, if you have any question, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.